आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका पर। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, चैनल पर आपके यूपी टेट के प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये हमारा मैथ्स का प्रैक्टिस सेट है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम आज के प्रैक्टिस सेट के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसपे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 सेंटीमीटर है तब इसका परिमाप है। ऑप्शन ए 48 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 42 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 36 सेंटीमीटर। इफ द एरिया ऑफ एन इक्वल टेल ट्राइंगल इज 16√3 सेंटीमीटर देन इट्स पैरामीटर इज। क्वेश्चन में हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है और हमसे इसका परिमाप पूछा गया है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा कितना होता है? √3/4 a² होता है हमारा क्या? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा √3/4 a² के बराबर। लेकिन हमें क्वेश्चन में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 16√3। तो हमारा √3/4 a² बराबर हो जाएगा हमारे 16√3 के। तो यहाँ पर a² बराबर हो जाएगा हमें 16√3 × 4 और अपॉन में हमारा √3। से हमारा √3 कैंसिल हो जाएगा तो a² बराबर आ जाएगा हमारे 16 × 4। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 64 यानी ए बराबर हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर। ए बराबर हमारा 8 सेंटीमीटर हो गया। तो हमारा परिमाप कितना होगा? समबाहु त्रिभुज का परिमाप होगा हमारा 3a। समबाहु त्रिभुज का परिमाप ये बराबर होता है हमारा 3a के। a की वैल्यू आ गई हमारी 8, तो परिमाप कितना आ जाएगा हमारा 3 × 8 यानी 24 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर कितना है? इक्वल ट्रायंगल का पैरामीटर आया है हमारा 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा आंकड़ों 29, 25, 38, 22, 38, 29, 38 हमें आंकड़े दिए गए हैं। हमें बताना है कि जो हमारे गिवन आंकड़े हैं उनका बहुलक क्या है। ऑप्शन ए 29, ऑप्शन बी 38, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 22। द मोड ऑफ डाटा हमें बताना है कि इस डाटा का बहुलक यानी मोड क्या है। तो मोड क्या होगा? जो हमारा बहुलक होता है किसी आंकड़ों का, तो वो होता है आंकड़ों में सबसे ज्यादा प्रयुक्त होने वाली संख्या। तो मतलब जो आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार संख्या आई है। तो यहाँ पर हमारी एक संख्या 29 है, एक 25 है, एक 38 है, एक 22 है और एक है हमारी 29, 25, 38, 22। तो यहाँ पर हमारी 29 कितनी बार आई है? 4 संख्या है। 29 हमारी 2 बार आई है, 29 हमारी 2 बार है, 25 हमारी 1 बार है, 38 हमारी 3 बार है और 22 हमारी 1 बार है। 38 हमारी 3 बार और 22 हमारी 1 बार है। तो यहाँ पर जो बहुलक है ये हमारा कितना होगा? बहुलक हमारा 38 होगा, क्योंकि 38 आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई हुई संख्या है। तो यहाँ पर हमारा बहुलक कितना हो गया? 38 हो गया। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस डाटा का हमारा मोड हो गया 38। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होता है। ऑप्शन ए बद्ध अंत वाले प्रश्न, क्योंकि इसे निश्चित संख्याओं में उत्तर हैं। ऑप्शन बी बच्चों को समान समस्या समाधान रणनीतियों को सुझाते हैं ताकि वे सही उत्तर दे सकें। ऑप्शन सी अधिसंघात्मक रूप से चिंतन करने में बच्चे की सहायता करता है। ऑप्शन डी मुक्त अनंत वाला प्रश्न है, क्योंकि इसे एक से अधिक उत्तर है। Which two numbers when multiplied together yield a product of 24? Option A, it is closed-ended question because it has a fixed number of answers. Option B, it suggests general problem solving strategies to the child so that they can provide the correct answer. Option C, it helps the child to think metacognitively. ऑप्शन डी, इट इज ओपन एंडेड क्वेश्चन बिकॉज इट हैज मोर देन वन आंसर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। It is an open-ended question because it has more than one answer। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त हो। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो जब हम 24 जो हमारा गुणनफल प्राप्त होगा दो संख्याओं को
दो संख्या को गुणा करने पर, तो ये हमारा 6 और 4 की गुणा करेंगे तब भी हमारा 24 प्राप्त होगा। 3 और 8 की गुणा करने पर भी हमारा 24 आएगा, और 12 और 2 की गुणा करने पर भी हमारा 24 आएगा, और इससे आगे भी हम किसी की गुणा करते हैं तो ये हमारा 24 आएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है कि ये एक मुक्त अनंत वाला प्रश्न है, क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर है। ऑप्शन डी इज हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इट इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन बिकॉज इट हैज मोर देन वन आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र और पिता की वर्तमान आयु वर्षों में क्रम से है। The father's age in 6 times the son age. After 4 years, the father's age will be 4 times the son's age. Therefore, the present age is in year of the son and the fathers are respectively. हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि पिता और पुत्र की जो हमारी पिता पिता की जो आयु है ये पुत्र की आयु के 6 गुनी है। तो 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो मान लेते हैं पिता और पुत्र की आयु कितनी है। जो हमारा पिता है इसकी आयु हमारी x है, पिता की आयु x है, और पुत्र की आयु हमारी है y के बराबर। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि पुत्र की आयु के 6 गुनी क्या है, पिता की आयु है। तो पुत्र की आयु के 6 गुनी पिता की आयु है, तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 6y। पिता की आयु की 6 गुनी है पुत्र की आयु। ये हो गया हमारा पिता की आयु कितनी हो गई, पुत्र की आयु के 6 गुनी हो गई। अब आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि 4 वर्ष बाद पिता की जो आयु है ये पुत्र की आयु के 4 गुनी हो जाएगी। तो आफ्टर 4 इयर्स एज कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 4 साल बाद x प्लस 4 हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 गुने पुत्र की आयु के। तो कितना हो जाएगा, 4 गुना पुत्र की आयु के y प्लस 4। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x का मान कितना है, x का मान हमारा 6y है। तो यहाँ पर हम रख देंगे 6y प्लस 4 बराबर 4y प्लस 16। तो यहाँ पर इक्वेशन सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 6y प्लस 4y 6y प्लस 4 बराबर किसका है, 16, सॉरी 4y प्लस 16 के। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6y माइनस 4y, और इधर हो जाएगा हमारा 16 माइनस 4, जो हमारा हो जाएगा 2y बराबर हो जाएगा हमारे 12 के। तो y किसके बराबर हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा हमारे 6 के। तो y क्या थी, y थी हमारी पुत्र की आयु। तो y पुत्र की आयु कितनी आ गई, पुत्र की आयु आ गई हमारी 6, और पिता की आयु कितनी थी, पिता की आयु थी पुत्र की आयु के 6 गुनी। तो 6 गुनी कितनी हो जाएगी, 6 गुणा 6 यानी 36 साल हो गई हमारी पिता की आयु, और पुत्र की आयु हो गई हमारी 6 साल। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। जो पुत्र की आयु है ये हमारी 6 साल है, और पिता की आयु है हमारी 36 साल। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। सन की और फादर की एज जो है ये हमारी 6 ईयर एंड 36 ईयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुक्त अनंत वाले प्रश्न की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है हमारा, परिशिक्षित विमाओं 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का एक घनाभ बनाता है। एक घन को बनाने के लिए ऐसे कम से कम कितने घनाभ की आवश्यकता होगी। ऑप्शन बी है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन सी 10 के घन को ज्ञात कीजिए। ऑप्शन डी, कोई 5 संख्या लिखिए जिनका घन 64 से अधिक हो। तो यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर जो हमारी परीक्षित की सीमा दी गई है कि 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का एक घनाभ बनाना है। तो यहाँ पर हमें इस घन को बनाने के लिए, ऐसे घन को बनाने के लिए हमें कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो ये हमारा एक सीमित क्वेश्चन है। तो अभाज्य, ऑप्शन बी है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए 512 का घनमूल निकालिए। जब हम 512 का घनमूल निकालेंगे तो हमारा 512 का एक ही घनमूल आएगा, और वो आएगा हमारा 8 का जो घनमूल 8 आएगा। इसके अलावा 512 का कोई और घनमूल नहीं होता। तो अब है ऑप्शन सी हमारा कि 10 के घन ज्ञात कीजिए। 10 का घन आ जाएगा हमारा 1000। तो 10 का जो घन है ये हमारा 1000 है। इसके अलावा 1000 जो है ये हमारा किसी और का घन नहीं है। ऑप्शन डी हमारा, कई 5 संख्याएं लिखिए जिनका घन 64 से अधिक हो। तो ऐसी तो हमारी काफी संख्या है जिनों का घन 5 से भी अधिक है, जिनों का घन हमारा 64 से अधिक हो। तो हमारा जो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। इसमें पूछा था हमसे मुक्त अनंत वाले प्रश्न की पहचान कीजिए। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। राइट एनी 5 नंबर्स हुज क्यूब्स आर ग्रेटर देन 64। 64 से ऊपर जो हमारी क्यूब है ये हमारी बहुत सारी क्यूब है जो हमारी
64 से, जिनका घन हमारा 64 से अधिक है। तो हमारा जो मुक्त अनंत वाला प्रश्न है ये हमारा ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता है। ऑप्शन ए 2/3, ऑप्शन बी 1/3, ऑप्शन सी 1/2, ऑप्शन डी 3/2। A die is thrown once, the probability of getting a prime number is 2/3, option B 1/3, option C 1/2, option D 3/2। तो टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है एक पासे की, यानी एक डाइस की जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है, टोटल टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइस होती है हमारी 6, क्योंकि एक डाइस के ऊपर 6 नंबर लिखे रहते हैं। तो संभावित मान कितना होगा, जो हमसे क्या पूछा है, अभाज्य संख्या का संभावित मान होगा हमारा 2, 3 और 5। अभाज्य संख्या का मान, ये होंगी हमारी अभाज्य संख्या आएंगी। 2 आएगा, 3 आएगा या 5 आएगा, यानी कितनी हो गई अभाज्य संख्या का मान हो गया हमारा 3 अंक का। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी एनई, यानी नंबर ऑफ जो हमारे इवेंट है, यानी हमारा अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, और टोटल डाइस में जितने नंबर है उतने आने की प्रायिकता। तो ये हो जाएगी हमारी 3/6, यानी किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा हमारा 1/2 के। तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। जो एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या आने की जो हमारी प्रोबेबिलिटी है ये हमारी 1/2 है, यानी हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है हमारा, यदि समुच्चय ए में 5 अवयव है, तब समुच्चय 4 के अपसूचियों की संख्या, जहां कोई भी समुच्चय रिक्त समुच्चय, उप समुच्चय रिक्त समुच्चय नहीं है। ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 64, ऑप्शन डी 31। अ सेट ए कंटेन्स 5 एलिमेंट, देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए एक्सक्लूडिंग द एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट कितना है, जो एक सेट में 5 एलिमेंट है, और यहाँ पर हमारा दिया गया है कि उप समुच्चय रिक्त समुच्चय नहीं है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए के उपसमुच्चय की संख्या हमारी होगी 2n-1। तो n कितना है हमारा, टोटल है हमारे 5 अवयव, यानी 5 एलिमेंट्स है, तो a बराबर हो जाएगा हमारा 2 × 5 - 1। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर होता है हमारा 2 की पावर n-1। तो ये हो गया हमारा 2 की पावर n, कितना है n बराबर है हमारा 5 के, तो 2 की पावर n कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 5 - 1। तो 2 की पावर 5 बराबर हो जाएगी हमारी 32 के, 32 - 1। तो यहाँ पर हमारा a किसके बराबर आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा हमारे 31 के। तो सेट ऑफ एक्सक्लूडिंग, तो एम्प्टी सेट कितने हो गए, एम्प्टी सेट हमारे 31 होंगे, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, दिए गए चित्र में L पैरेलल है M के, तब X का मान है। इन द गिवन फिगर इफ L पैरेलल टू M देन द वैल्यू ऑफ X इज। हमें ये चित्र दिया गया है, यानी एक ट्रायंगल है, यहाँ पर L जो पैरेलल है M के पैरेलल है, तो हमें बताना है कि यहाँ पर हमारा X का मान कितना दिया गया है। तो यहाँ पर जब हमारा L पैरेलल है M के, तो हमारा जो थीटा है ये कितना दिया गया है, ये वाला एंगल हमारा 60 दिया गया है। मान लेते हैं हमारा ये वाला एंगल 60 है। तो त्रिभुज कौन सा बनेगा, त्रिभुज बनेगा हमारा, मान लेते हैं ये है हमारा त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज ए बी सी, ये हमारा त्रिभुज है, यानी ट्राइंगल एबीसी है। जो ये हमारा जो ये वाला एंगल है, ये एंगल किसके बराबर होगा, ये वाला एंगल बराबर होगा हमारे इस एंगल के 60 डिग्री। और ये वाला एंगल भी हमारा किसके बराबर होगा, ये भी वाला एंगल भी हमारा 60 डिग्री के बराबर होगा। तो ये इन ट्राइंगल ए बी सी, तो एबीसी में ये हमारा थीटा कितना था, थीटा हमारा 60 डिग्री था, तो हमारा एंगल बी भी कितना आ गया, एंगल बी भी हमारा 60 डिग्री आ गया। तो एबीसी में हमारे कौन सा एंगल है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, और ये सभी किसके बराबर है, ये हमारे 180 डिग्री के बराबर है। तो एंगल ए है हमारा, एंगल ए हमारा x डिग्री दिया गया है, बी की वैल्यू हमारी 60 डिग्री है, क्योंकि ये हमारा एडजेसेंट एंगल है, और एडजेसेंट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 80, और 60 हमारे 140, तो x बराबर हो जाएगा हमारे 40 डिग्री के। तो x की वैल्यू हमसे फाइंड करने के लिए कहा था क्वेश्चन में, तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारी 40 डिग्री के बराबर। तो हमारा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है 40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा,
आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक क्या है? ऑप्शन ए भूमिका निर्वहन यानी रोल प्ले, ऑप्शन बी वर्ग पहेली, ऑप्शन सी सर्वेक्षण आधारित परियोजना, ऑप्शन डी प्रश्नोत्तरी। द मोस्ट एप्रोप्रिएटिव फॉर्मेटिव टास्क फॉर एक्सेसिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाटा एनालाइज इज ऑप्शन ए रोल प्ले, ऑप्शन बी क्रॉसवर्ड पजल्स, ऑप्शन सी सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट और ऑप्शन डी है हमारा क्विज। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है सर्वेक्षण आधारित परियोजना यानी सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। जो हमारा सर्वेक्षण आधारित परियोजना है सर्वाधिक अधिक रूपात्मक कार्य है विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, दिए गए चित्र में यदि एंगल OAB 40 डिग्री है तब एंगल ACB का मान क्या है? इफ इन द गिवन फिगर इफ एंगल OAB इज 40 डिग्री देन एंगल ACB इज। हमें बताना है कि एंगल ACB का मान क्या है, यानी हमें इस एंगल का मान बताना है, एंगल ACB का मान बताना है। तो इन ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल AOB में हमारे कौन से एंगल है? ट्रायंगल AOB में है एंगल हमारे, हमें ट्रायंगल किस में देखना है? हमें ट्रायंगल देखना है ओबीसी में। इस ट्रायंगल में हमें देखना है, तो ये ट्रायंगल है हमारा ओबीसी। ओबीसी में देखना है तो ओबीसी में हमारे कौन से एंगल बराबर है? ओबी बराबर है हमारी ओसी के, क्योंकि ये हमारी दोनों क्या है? ये हमारी वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ पर हमारे कौन से एंगल बराबर हो जाएंगे? तो यहाँ पर हमारे ये दोनों ट्रायंगल बराबर हो जाएंगे, ओबीसी और ओसी भी हमारे बराबर हैं। सॉरी, एंगल हमारे एंगल ओबीसी और बराबर है हमारे एंगल ओ सी बी के बराबर हैं। और ये दोनों एंगल हमारे किसके बराबर हो जाएंगे? ये दोनों एंगल हमारे 90 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा तो एंगल बीओसी हमारा किसके बराबर हो जाएगा? बीओसी बराबर हो जाएगा हमारे 180 डिग्री माइनस में हमारा एंगल ओबीसी माइनस ओसीबी। तो ये हो जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पर हमारे जो एंगल ओबीसी है, ओबीसी और ओसीबी, क्योंकि हमारा एंगल ओबीसी गिवन है तो ओबीसी है हमारा 40 डिग्री, यहाँ पर हमारा गिवन है तो 180 डिग्री माइनस 40 प्लस 40। तो ये हो जाएगा हमारा एंगल बीओसी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस में हमारा 80। 180 में से 80 माइनस करेंगे तो हमारा एंगल बीओसी बराबर आ जाएगा हमारा, तो बीओसी बराबर आ जाएगा हमारे 100 के, यानी जो हमारा ये वाला एंगल है ये हमारा 100 डिग्री के बराबर आ गया। ये वाला एंगल हमारा कितना है? ये हमारा 40 डिग्री है। तो अब ये हमारा जो एंगल है एंगल बीएसी जो है, इन एंगल इन एंगल बीएसी एंगल जो एंगल बीएसी में हमारा जो हमारा एंगल है ए, तो ये वाला जो एंगल टू एंगल बी ए सी, जो हमारा एंगल ए है ये हमारा किसके हाफ होगा? ये होगा हमारे इन ट्रायंगल बी, सॉरी एंगल बीओसी के हाफ होगा। तो एंगल बीओसी, तो एंगल बीएसी हमारा कितने का हाफ होगा? बीओसी का हाफ होगा, तो 100/2। तो ये हो जाएगा हमारा एंगल बीएसी बराबर हो गया हमारे 50 डिग्री का। जब हमारा एंगल 50 डिग्री के बराबर हो गया, ये वाला एंगल हमारा 50 डिग्री आ गया, तो ये दोनों एंगल कितने होंगे? ये दोनों एंगल हमारे बराबर हैं, तो ये वाले एंगल हो जाएंगे हमारे एक्स एक्स के। तो ये मान लेते हैं ये दोनों एंगल हमारे एक्स के हो गए। इन ट्राइंगल बीएसी में हमारा एंगल ए 50 डिग्री का आ गया, तो एंगल बी और सी हमारे एक्स एक्स डिग्री के हो जाएंगे। तो हमारा एक एंगल हमारा 50 डिग्री का है और दो एंगल हमारे एक्स एक्स डिग्री के, ये बराबर हो जाएंगे हमारे 180 के। तो 2x प्लस 50 हमारा 180 के बराबर हो गया। तो 2x बराबर हो गया हमारे 1300 के। तो x किसके बराबर हो गया? x बराबर हो गया हमारे 65 के। तो हमारा जब x 65 के बराबर हो गया तो x कौन सा माना था? x माना था हमने ये वाला ट्राइंगल। तो हमारा ये वाला एंगल, ये वाला ट्राइंगल, सॉरी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा दोनों बराबर है। एंगल ए बी सी और एंगल ए सी भी हमारे दोनों बराबर है। एंगल ए BC बराबर है हमारे एंगल ACB के। तो ये दोनों एंगल हमारे बराबर हो गए x डिग्री और x डिग्री। तो एंगल ACB हमारा कितना है? एंगल ACB हमने x माना था और x बराबर है हमारे 65 डिग्री के। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी, 65 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन सी करेक्ट कर लेते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, पानी से लबालब भरे खुले उल्टे शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और शीर्षक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। शीशे की कुछ गोलियां बर्तन में डाली जाती हैं जिससे बर्तन का 1/4 पानी बह जाता है। शीशे की प्रत्येक गोले की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या है। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 150।
An open inverted conical vessel is full of water. Its height is 8 centimeter and the radius of its top is 5 centimeters. Some lead sorts are dropped into the vessels, causing 1/4 of the water to overflow. The radius of each lead shot is 0.5 centimeter. The number of lead shots dropped into the vessel is. हमें बताना है कि उन गोलियों की संख्या कितनी है। मान लेते हैं जो गोलियों की संख्या है ये हमारी n के बराबर है। तो n बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1/4 संगावर बर्तन का आयतन बराबर अपोन में हो जाएगा हमारा गोलियों का आयतन। तो हमारा जो n बराबर हो जाएगा हमारा 1/4 जो हमारा कोनिकल शेप जो हमारा वेसल्स है, तो कोनिकल शेप वेसल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अपोन में हो जाएगा हमारा गोलियों का आयतन जो हमारी स्पेरिकल है, तो ये हो जाएगा हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। तो n बराबर हो जाएगा हमारा 1/4 इंटू 1/3 आर स्क्वायर एच। तो r कितना है, r है यहाँ पर हमारा जो रेडियस है ये 5 सेंटीमीटर है, और हाइट कितनी है, हाइट हमारी 8 सेंटीमीटर है। तो n बराबर हो जाएगा हमारा 1/4 इंटू 1/3 पाई से हमारा पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा हमारा 5 × 5, और हाइट हो जाएगी हमारी 8, और अपोन में हो जाएगा हमारा 4/3। यहाँ पर इसकी रेडियस कितनी दी गई है, रेडियस हमें गिवन है 0.5 सेंटीमीटर। आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 गुणा 1/3 गुणा हमारा 25 और गुणा में हमारा 8, और अपोन में हो जाएगा हमारा 4/3 गुणा 1/2 गुणा 1/2 और गुणा में हमारा 1/2। दो से यहाँ पर काटेंगे दो बार में, दो से यहाँ पर काटेंगे दो बार में, या फिर यहाँ पर 4 से काटेंगे दो बार में, तो ये बराबर हो जाएगा हमारे 25 की 2 में गुणा करेंगे 50/3 के, और इधर ये बराबर हो जाएगा हमारे 1/6 के। 1/6 के बराबर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे 50/3 और गुणा में हमारा 6/1। 3 से काटेंगे तो दो बार में ये आ जाएगा हमारा 50 से 2 में गुणा करेंगे 100। तो गोलियों की संख्या कितनी आ गई, गोलियों की संख्या आ गई हमारी 100। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या कितनी है, बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या हमारी 100 है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, 4 ट्रैफिक लाइट्स क्रम से 3 सेकंड, 45 सेकंड, 60 सेकंड और 120 सेकंड में लाल संकेत देती हैं। यदि सभी ट्रैफिक लाइट्स एक साथ आरंभ होती हैं तो सभी एक ही समय पर लाल संकेत कब देंगी। ऑप्शन ए 180 सेकंड में, ऑप्शन बी 120 सेकंड में, ऑप्शन सी 300 सेकंड में, ऑप्शन डी 360 सेकंड में। फॉर ट्रैफिक लाइट शो अ रेड सिग्नल एट intervals of 3 seconds, 45 seconds, 60 seconds and 120 seconds respectively. If all the traffic lights start simultaneously, they will all show a red signal at the same time after. Option A 180 seconds, option B 120 seconds, option C 30 seconds और option D 360 seconds। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि वो लाइट हमारी दोबारा कितने सेकंड बाद संकेत देंगी। तो हम पहली देती है हमारी 3 सेकंड, दूसरी का समय है 45 सेकंड, तीसरी का है हमारा 60 सेकंड और चौथी का है हमारा 120 सेकंड। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि कब वो एक ही साथ एक ही समय में लाल संकेत कब देंगी। तो ये फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 30, 45, 60, 120 का हमें लैसे निकालना होगा। 30, 45, 60 और 120 का हम क्या निकालेंगे, लैसे निकालेंगे। लैसे निकालेंगे तो 2 से करेंगे, 2 से 15 बार में 45 हमारा ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पर 30 आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 60 आ जाएगा। उसके बाद फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर हमारा 15 आ जाएगा, यहाँ पर 45, यहाँ पर 15 और यहाँ पर हमारा 30 आ जाएगा। उसके बाद हम दोबारा 2 से करेंगे तो यहाँ पर हमारा 15 आ जाएगा, यहाँ पर 45, यहाँ पर 15 और यहाँ पर भी हमारा कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। डायरेक्ट 15 से कर लेते हैं या पहले 3 से करते हैं, 3 से 5 बार में, फिर यहाँ पर 15, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, फिर 3 से करेंगे, 3 से करेंगे 5, 5, 5 और 5, फिर 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5 से एक बार में, एक बार में, एक बार में। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा हमारे 360 सेकंड के बराबर। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 ते 24 और ये आ गया हमारा 15। 24 और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 360 सेकंड के बराबर में। तो सभी लाइट 300 सेकंड बाद एक दूसरे के साथ एक सॉरी 360 सेकंड बाद एक ही समय में वो लाल संकेत देंगी, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। They will also a red signal at the same time after in 36 seconds. ऑप्शन डी हमारा
करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा बिंदु बिंदु दिए गए हैं हमारे, दो बिंदु है -2 और -5। हमें बताना है कि इसका भुज क्या है, यानी इसका एब्सिस का क्या है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी -2, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी -5। तो दो बिंदु दिए गए हैं हमारे, 2 और -5। तो ये क्या है, ये हमारे एक एब्सिस का है, यानी एक हमारा भुज है और एक है हमारा कोटि। तो हमारा भुज जो है ये हमारे आगे वाला होता है, तो ऑप्शन बी। ये जो हमारी पहली वैल्यू होती है ये हमारी भुज होती है, जो दूसरी वैल्यू होती है ये हमारी कोटि होती है। तो हमारा भुज है ऑप्शन बी, यानी -2 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सलमान -3 -4 को 7, -4 और -3 बराबर 7 लिखता है, तो इस त्रुटि का कारण है। ऑप्शन ए सलमान का समान प्रकार की समस्याओं का हल करने के अभ्यास की आवश्यकता है। ऑप्शन बी सलमान को पूर्णांकों के गुणनफल की संकल्पना समझ में नहीं आई। ऑप्शन सी सलमान लापरवाह है। और ऑप्शन डी सलमान का पूर्णांक के योगफल की संकल्पना स्पष्ट नहीं है। Salman writes -3 -4 is equals to 7. The reason for this error is option A. Salman needs practice in solving similar type of problems. Option B. Salman has not understood the concept of the product of integers. Option C. Salman is careless. Option D. Salman's concept of the sum of integers is not clear. तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। सलमान को पूर्णांकों के योगफल की संकल्पना स्पष्ट नहीं है, वह प्लस माइनस चिन्ह के योग को सही से नहीं ज्ञात कर सकता। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। सलमान कॉन्सेप्ट ऑफ द सम ऑफ इंटीजर्स इज नॉट क्लियर। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यदि संख्या संख्या दी गई है हमारी, ये संख्या हमारी 80 से पूर्णतः विभाजित है, तो हमें बताना है a माइनस बी का मान क्या है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी हमारा 0। इफ द नंबर दिया गया है हमारे इस कंप्लीटली डिवाइड बाय 8, तो हमें बताना है a माइनस बी की वैल्यू हमारी क्या है। तो जब हमारी कोई संख्या 80 से विभाजित होगी, जब कोई संख्या हमारी 80 से विभाजित है, तो श्योर है कि वो हमारी कंप्लीटली 10 से भी विभाजित होगी और हमारी 8 से भी विभाजित होगी। तो 10 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए, संख्या का जो हमारा लास्ट का अंक है, यानी जो हमारी नंबर की लास्ट डिजिट है, ये हमारी 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी संख्या है 2 3 5 8 3 ए बी। हमें ज्ञात करना है कि जब हमारी 80 से पूर्णतः विभाज्य है, तो वो हमारी 10 से और 8 से भी विभाज्य होगी। तो 10 से विभाज्य होने के लिए बी को किसके बराबर होना चाहिए, बी को बराबर होना चाहिए हमारे 0 के बराबर होना चाहिए। तो जब हमारा बी बी हमारा 0 के बराबर आ गया, तो ये संख्या हमारी 10 से विभाज्य हो गई। अब हमें क्या देखना है कि ये संख्या हमारी 8 से विभाज्य है या नहीं। तो 8 से विभाज्य होने के लिए इकाई धाई और सैकड़ा अंक का जो हमारा संख्या का इकाई धाई और सैकड़ा का अंक है, ये हमारा 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो ये हमारा इकाई अंक, ये हमारा दाई अंक और ये हमारा सैकड़ा अंक। तो ये हमारा 3ab किससे डिवाइड होना चाहिए, ये हमारा 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो b की वैल्यू तो आ गई हमारी 0 के बराबर, तो 3a0 किससे डिवाइड होना चाहिए, हमारा 8 से डिवाइड होना चाहिए। यानी या हम यहाँ पर ले लेते हैं बी की वैल्यू तो हमारी 0 आ गई। इससे पहले कि हम 3 डिजिट ले लेते हैं 83a। जब हम यहाँ पर 83a लेंगे, 83a डिवाइड बाय 8, तो ये संख्या क्या है, ये हमारी जो कंप्लीटली संख्या है, ये हमारी 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो हमें a की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 8 से विभाजित करने के लिए 8 से डिवाइड करेंगे, तो 10 बार में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 80। यहाँ पर बचेगा हमारा 3, तो 8 से डिवाइड करने के लिए हमें a की वैल्यू बराबर 2 रखनी पड़ेगी। जब हम यहाँ पर a की वैल्यू 2 रखेंगे, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 8 की वैल्यू, जब a की वैल्यू हम न्यूनतम वैल्यू 2 रखेंगे, तो ये हमारी 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 8 चौक 32 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी रखनी चाहिए, a की वैल्यू हमें 2 रखनी चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगी हमारी a बराबर 2 के हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 3 2। a की वैल्यू हमारी 2 के बराबर आ गई। a की वैल्यू हमारी 2 के बराबर, b की वैल्यू हमारी किसके बराबर आई थी, 0 के बराबर आई थी। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है a और a माइनस बी का मान क्या है। तो a माइनस बी का मान कितना होगा, a माइनस बी का मान होगा हमारा 2 माइनस 0। तो किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा हमारा 2 के बराबर। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। देन द वैल्यू ऑफ a माइनस बी इज 2। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा चतुर्भुज एबीसीडी के शीर्षक एक वृत्त की परिधि पर है। यदि AB वृत्त का व्यास है, तो एंगल ADC 100, यदि एंगल ADC हमारा किसके बराबर है, 130 डिग्री के बराबर है।
तो एंगल बी ए सी का मान क्या है? ऑप्शन ए 50 डिग्री, ऑप्शन बी 40 डिग्री, ऑप्शन सी 30 डिग्री, ऑप्शन डी 20 डिग्री। द वर्टिकली ऑफ quadrilateral ABCD lies in on the circumference of the circle. If AB is the diameter of the circle and angle ADC 130 डिग्री, then the value of एंगल बी ए सी इज। ये क्या है? ये हमारा सर्कल है, इसके सेंटर पे हमारा डायमीटर है और इसका अंदर क्या है? ये अंदर है हमारा। तो ABCD है, एक हमारा चक्रीय चतुर्भुज है जिसका हमारा एंगल ADC प्लस एंगल ABC हमारा किसके बराबर होगा? एंगल ABC बराबर होगा हमारे 180 डिग्री के। तो एंगल ADC का मान हमारा गिवन है 180 डिग्री, तो ये एंगल ABC हमारा किसके बराबर हो जाएगा? एंगल ABC सॉरी 130 डिग्री हमारा मान गिवन है, तो एंगल ABC बराबर हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो एंगल ABC हमारा बराबर हो गया एंगल ABC बराबर हो गया हमारे 50 डिग्री के। तो ये वाला एंगल किसके बराबर हो गया? ये वाला एंगल हमारा 50 डिग्री के बराबर हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है? तो हमें क्या फाइंड करना था? एंगल BAC फाइंड करना है। तो इन ट्राइंगल ABC तो हमारा अर्धवृत्त में बने कोण जो है उनों का योग, वो अर्धवृत्त में बना हुआ कोण हमारा 90 डिग्री का होता है। तो एंगल ACB हमारा किसके बराबर हो जाएगा? ACB हमारा 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यानी हमारा ये वाला जो एंगल है ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा? ये हमारा 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल CAB किसके बराबर हो जाएंगे? ये तीनों ही एंगल हमारे 180 के बराबर हो जाएंगे, जिसमें हमारा जो एंगल एक एंगल है हमारा 50 डिग्री का है, एक हमारा 90 डिग्री का है। तो हमें क्या फाइंड करना है? एंगल CAB फाइंड करना है। और ये सभी किसके बराबर है? ये सभी 180 डिग्री के बराबर है। तो एंगल CAB किसके बराबर हो जाएगा? एंगल CAB बराबर हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। तो एंगल CAB इसके बराबर हो गया है, एंगल CAB बराबर हो गया हमारे 40 डिग्री के। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है। एंगल BAC का मान कितना आ गया? एंगल BAC का मान यानी एंगल A का मान फाइंड करना था हमें इस वाले एंगल का, तो इस एंगल का मान हमारा 40 डिग्री के बराबर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो बेलनों का आयतन बराबर है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन ए 1:3, ऑप्शन बी 3:1, ऑप्शन सी √3:3, ऑप्शन डी 3:√3। द वॉल्यूम ऑफ टू स्टैंडर्स आर इक्वल एंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट इज 1:3, द रेशियो ऑफ देयर रेडी विल बी। ऑप्शन ए 1:3, ऑप्शन बी 3:1, ऑप्शन सी √3:3, ऑप्शन डी 3:√3। तो दोनों बेलनों के आयतन बराबर हैं, तो बेलन का आयतन कितना होता है? बेलन का आयतन बराबर होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है। उनों की रेडियस हमारी क्या है? दोनों बेलनों के आयतन का अनुपात समान है। त्रिज्याओं में हमारा अनुपात पूछा है, ऊंचाइयों का अनुपात हमें गिवन है। तो हमारा आयतन पाई आर स्क्वायर एच हो गया। तो एक बेलन का हमारा आयतन हो गया पाई आर, एक की R1 स्क्वायर H1 बराबर हो गया हमारा पाई आर टू स्क्वायर और H2 के बराबर। जो हमारी हाइट गिवन है, हाइट का रेशियो हमारा कितना गिवन है? 1:3। तो H1 हो जाएगी हमारी H के बराबर और H2 बराबर हो जाएगी हमारी 3H के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? पाई आर स्क्वायर H और अपन में कितना आएगा हमारा? पाई आर टू स्क्वायर H2 हमारा कितना है? H2 है हमारा 3 के बराबर। पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमारा R1 और R2 में हमारा कितने का अनुपात बचेगा? H से हमारा H कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आर टू मतलब R1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा R2 का स्क्वायर, और बराबर कितना हो जाएगा? 3/1 के। तो यहाँ पर हमारा R1 और R2 बराबर हो जाएंगे हमारे √3 × √3 और अपन में हो जाएगा हमारा 1 × √3। यहाँ पर हम √3 में √3 की मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर भी हम √3 में √3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो R1 हमारे किसके बराबर आ जाएगी? R1 हमारे R2 3 के बराबर आ जाएगी और R2 हमारी किसके बराबर आ जाएगी? √3 के बराबर आ जाएगी। तो R1 का हमारा R1 और R2 में हमारा कितने का रेशियो आ जाएगा? R1 और R2 में हमारा रेशियो हो जाएगा 3:3 का, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। उनकी त्रिज्या में कितने का अनुपात हो जाएगा? त्रिज्या में अनुपात हो जाएगा हमारा 3:√3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रम से 4 सेंटीमीटर व 9 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर में 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
उनकी सांगत भुजाओं का अनुपात क्या है? हमें बताना है कि दोनों त्रिभुज की सांगत भुजाओं का अनुपात क्या है। द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 9 सेंटीमीटर स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड? तो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कितना होता है? उनके क्षेत्रफल के अनुपात का रूप होता है। तो समरूप समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात अनुपात कितना होता है? उनों के क्षेत्रफल के रूट के बराबर होगा। तो क्षेत्रफल कितना है उसका? पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरे का कितना है? दूसरे का हमारा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो दोनों का रूट होगा हमारा, कितना हो जाएगा? यह आ जाएगा हमारा 2:3। तो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कितना होगा? 2:3 होगा। द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड इज 2/3। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 7 की शिक्षक कक्षा में निम्नलिखित समस्या पर चर्चा करना चाहते हैं। एक वर्ग को 12 स्वर्गासम आयतों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक आयत का परिमाप 40 इकाई है। दिए गए वर्ग का परिमाप क्या है? इस समस्या के हल करने के लिए आवश्यक मुख्य गणितीय संकल्पना है। ऑप्शन ए, वर्ग और आयत का क्षेत्रफल, वर्ग और आयत का परिमाप तथा वर्ग और आयत की परिभाषा। ऑप्शन बी, वर्ग आयत स्वर्गवासम परिमाप आदि शब्दावली का अर्थ। ऑप्शन सी, आयत का क्षेत्रफल वर्ग का परिमाप। ऑप्शन डी, समस्या को हल करने के लिए बीजगणितीय समीकरण का विचरण। A class 7 teacher wishes to discuss the following problem in the classroom. A square is divided into 12 congruent rectangles. The perimeter of each rectangle is 40 units. What is the perimeter of given square? The key mathematical concept required to solve this problem is option A, area of square and rectangles, perimeter of square and rectangles, and the definition of square and rectangles. Option B है the meaning of the terminology as such as square, rectangle, congruent, perimeter, etc. Option C, area of rectangle, perimeter of a square. Option D, formulation of algebraic equation to solve the प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कक्षा 7 की कक्षा जो चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। आयत, वर्ग, परिमाप तथा स्वर्गासम इत्यादि का ज्ञान होना आवश्यक है। तब हम जब एक शिक्षक ऐसी प्रॉब्लम सोल्व करा रहा है क्लास में, तो उसे हमारा मीनिंग ऑफ टर्मिनोलॉजी सच एज स्क्वायर, रेक्टेंगल, कॉन्ग्रुएंट, पैरामीटर, ईटीसी, इन सभी का ज्ञान होना हमारा आवश्यक है। वर्ग, आयत, स्वर्गवासम, परिमाप आदि शब्दावली के अर्थ का ज्ञान होना शिक्षक को आवश्यक है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, किसी व्यक्ति के पास 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं जिनका मूल्य 210 रुपए है और अनुपात 5:8 है। तब रुपए 1 के संख्या की संख्या क्या है? अ पर्सन हैज सम कॉइन्स ऑफ ₹1, 50 पैसे एंड 25 पैसे। If the total value इन सभी की टोटल वैल्यू है हमारी 210 एंड इन रेशियो इज 5:6:8 एंड देन द नंबर ऑफ 1 coin is। तो यहाँ पर सिक्कों का अनुपात कितना दिया गया है? सिक्कों का अनुपात दिया गया है हमें 5:6:8। ये क्या है? ये हमें अनुपात दिया गया है सिक्कों का। तो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसों के कुछ सिक्के हैं। तो टोटल हमारे कितने हो जाएंगे? जो हमारा मान लेते हैं 1 रुपए के, ये है हमारे 5x, 50 पैसे का हो गए हमारे 6x और 25 पैसे के हो गए हमारे 8x। तो हमारे 5 पैसों के 1 रुपए के कितने हो गए? 1 गुणा 5x। उसके बाद हमारे 6x कितने हैं? 50 पैसों के, यानी 1/2 के 6x गुणा 1/2 और प्लस में हमारा 25 पैसे हो गए हमारे 1/4। तो 8x 1/4 इन सभी को प्लस करके किसके बराबर आएगा? ये आएगा हमारे 210 के बराबर। आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5x प्लस 6x/2 प्लस 8x/4 और बराबर किसके होगा? बराबर होगा हमारे 210 के। इन सभी का एलसीएम लेंगे 4, तो ये हो जाएगा हमारा 20x और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 12x और ये हो जाएगा हमारा 8x। 20x 12x 8x बराबर हो जाएंगे हमारे 210 के। 210 गुणा 4 और अपोन में कितना आएगा? अपोन में आ जाएगा हमारा 20, 8, ये हो जाएगा हमारा 40 के बराबर। 4 से काटेंगे तो 10, 12 में 0 से काटेंगे तो हमारे x बराबर कितना आ जाएगा? 21। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था? क्वेश्चन में पूछा गया था हमें 1 रुपए के कुल सिक्कों की संख्या कितनी है। 1 रुपए के सिक्के थे हमारे 5x, x की वैल्यू आई है हमारे
21 के बराबर तो 5 गुणा 21 हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 105 के बराबर हो जाएगा। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या हमारी कितनी है, 101 है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। आज की वीडियो के क्वेश्चंस हमारे, आज के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस हमारे यहीं पर एंड होते हैं। कमेंट करके जरूर बताइए आपको आज की क्लास कैसी लगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर लिखकर बताएं। या आपको किसी भी क्वेश्चन पर कोई भी डाउट है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आपकी कोई भी वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच जाए। मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट में एक और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।